आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात हुए मजीद मजबूत। FTA दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात से मिलेगी नई रफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात की। माहिदे को बताया दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहम। विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है जी राम जी एक्ट। कानून के तहत मजदूरों को 15 रोज के अंदर अदा करनी होगी उजरत। ताखिर होने पर अदा मजदूरों को मिलेगा मुआवजा। विकसित भारत जी राम जी बिल को मिली सदर जमहूरिया की मंजूरी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के हुक्म का दिल्ली हाईकोर्ट में किया चैलेंज। कहा PMLA के तहत दर्ज दूसरे मामले पर भी पड़ेगा इसका असर। कोलकाता में SIR पर रस्साकशी जारी। CEO के दफ्तर के बाहर TMC की हिमायत याफ्ता BLO अधिकार रक्षा समिति का एहतजाज। BLA के साथ मीटिंग में SIR पर वजीर आला ममता बनर्जी की इश्ताल अंगेजी। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं के साथ तशद्दुद के खिलाफ अक़लियती ग्रुप का मुजाहरा। शेख हसीना ने भी यूनुस को बनाया तनकीद का निशाना। अमरीका ने कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर अपने शहरियों के लिए जारी की एडवाइजरी। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर तारीख़ी और बाहिमी मफादात पर मबनी भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे यानी FTA के कामयाब इख्तिताम का ऐलान किया। काबिल ज़िक्र है कि मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने दौरे भारत के दौरान शुरू होने वाली बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि 9 माह के रिकॉर्ड वक्त में FTA का इख्तिताम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़ाइम और सियासी अज़्म की अक्कासी करता है। FTA दो तरफा इक़्तिसादी रवाबित को नुमाया तौर पर गहरा करेगा, मार्केट तक रिसाई में इजाफा करेगा, सरमायाकारी के बहाव को फ़रोग़ देगा, दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा, मुख्तलिफ शोबों में इख्तरा, कारोबारी अफराद, किसानों, MSME, तलबा और नौजवानों के लिए नए मौक़े फराहम करेगा। दोनों रहनुमाओं ने इस एतमाद का भी इजहार किया था कि FTA अगले 5 वर्षों में दो तरफा तिजारत को दुगना कर देगा और साथ ही साथ अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में $20 बिलियन की सरमायाकारी पैदा करेगा। मरकज़ी कॉमर्स और सिनत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यह मुआहदा भारत की मईशत को मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने वजाहत की कि इस तरह के मुआहदे मुख्तलिफ ममालिक के साथ भारत के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। Congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement. All of them with developed economies, with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. पीयूष गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ एक जामे और रोशन मुस्तकबिल पर मबनी मुआहदा है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आला स्ट्रैटेजिक सतह तक पहुँचाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के विजन की अक्कासी करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह मुआहदा सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इससे तालीम, तहक़ीक़, इख्तरात और ख़िदमात के शोबों में ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। भारतीय किसानों को सियाहत, खेल और दूध की पैदावार में तकनीकी ताउन से भी फ़ायदा होगा जिससे उनकी मसनूआत के मेयार, पैदावारी सलाहियत और आमदनी में नुमाया इजाफा होगा। This is a free trade agreement with New Zealand which is both comprehensive and forward-looking, reflecting the vision of our two leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Lakson, to elevate the relations to much higher strategic levels
much more comprehensively, which will not only include trade, education, R&D and innovation, services sector in a very big way, tourism, sports. It's a very multifarious engagement, particularly to benefit our farmers and dairy. भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत भारत ज़रूरी मसनूआत जैसे शहद और ताज़ा फल न्यूजीलैंड से दरामद करेगा। माली साल 2026 तक न्यूजीलैंड को भारत की बरामदात $342 मिलियन और दरामदात $356 मिलियन से तजावुज़ करने का तखमीना है। We are pegging the access that we have granted, we are pairing it with the agricultural productivity framework in three main areas: kiwi, honey and apple. Since this FTA is about complementarities, we take from New Zealand what it is good at and pair it with something that we are good at. So this agriculture technology cooperation comes from that in three areas. We have accorded market access through quotas, further capped with seasonal imports into India and MIP. भारत ने न्यूजीलैंड की मार्केट को 70% टैरिफ लाइनों तक रसाई दी है। ये फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तिजारत की 95% नुमाइंदगी है। डेयरी मसनूआत और गोश्त के साथ साथ हथियार भी मुआहदे में अलहदा से शामिल हैं। India has offered market access in 70% of the tariff lines, covering approximately 95% of the current bilateral trade value, and approximately 30% of the tariff lines in India are in exclusion. The products which have been kept in exclusion are mentioned here. Full dairy, the whole dairy chapter is in exclusion, which covers milk, cream, whey, yogurt, cheese. Animal products other than sheep meat, vegetable products, sugar, honey, animal fats, arms, ammunition, gems, jewelry, precious metals, etc. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दायर दरख्वास्त पर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर मुल्जिमान को नोटिस जारी किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस हुक्मनामे को चैलेंज किया है जिसमें इस मामले में चार्जशीट का नोटिस लेने से इनकार किया गया था। इस मामले की अगली समाअत मार्च 2026 में होगी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने दलील दी कि ईडी का मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर मबनी था, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तयशुदा जुर्म के लिए दर्ज FIR पर। ईडी का दावा है कि ज़ैली अदालत का नतीजा गलत है और इसका असर PMLA के तहत दायर दीगर मुकदमात पर पड़ेगा। ईडी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के जज ने यह समझने में गलती की कि अदालत ने इस केस से मुतालिक निजी शिकायत का पहले ही नोटिस ले लिया है। अदालत का निजी शिकायत का नोटिस लेना पुलिस की FIR दर्ज करने से ज़्यादा अहम है। यही नहीं, इस मामले में निजी शिकायत पर नोटिस लेने के अदालत के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों के आसपास की सूरत हाल को वाज़ेह किया है, जिससे मुल्क भर में हंगामा और बहस छिड़ गई है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अरावली की पहाड़ियों के बारे में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 100 मीटर पहाड़ के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है, वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है।
भूपेंद्र यादव ने मजीद कहा कि कांग्रेस इस मामले को एक मुख्तलिफ रुख देना चाहती है। ताहम अगर कांग्रेस अरावली इलाके के बारे में वाकई फिक्रमंद है तो ये मामला ज़ेर समाअत है और कांग्रेस अदालत से रुजू कर सकती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें। DRDO और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दरमियान आज राजधानी दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एक तारीखी मफाहमतनामा MOU पर दस्तखत हुए। मुआहदे का मकसद विफाकी तहकीक और तालीम में हम आहंगी को बढ़ाना और स्ट्रैटेजिक सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करना है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। PM और नीतीश कुमार ने मुबैना तौर पर 30 मिनट तक बातचीत की। नीतीश कुमार के साथ मरकजी वजीर राजीव रंजन और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद ये उनका दिल्ली का पहला दौरा है। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप पर होने वाले हंगामे के दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज असेंबली में एक बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा है कि कोडिन कफ सिरप से रियासत में कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले में समाजवादी पार्टी को भी निशाना बनाया। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में NDPS के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले STF ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि STF मामले की तहकीकात कर रही है और अब तक 78 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मुस्तकबिल में किसान सिर्फ अनाज पैदा करने वाले नहीं बल्कि तवानाई पैदा करने का भी जरिया बनेंगे, जिससे देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। IIT मुंबई में टेक फेस्ट लेक्चर सीरीज 2025-26 से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि तहकीक, इख्तरा और तकनीकी तरक्की खुद कफील और खुशहाल बनने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मुतबादिल तवानाई, बायोफ्यूल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने और देही मईशत को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल में संदेश खाली वाक़े के मरकजी मुलजिम अलीम मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीम मुल्ला पर शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज कई मुकदमात में अहम गवाह भोला घोष को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम है। 10 दिसंबर को जब भोला घोष बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट जा रहे थे, बसंती हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस वाक़े में भोला घोष का छोटा बेटा और ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि भोला घोष अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। भोला घोष ने नया आजाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। FIR में 8 अफराद को नामजद किया गया। अलीम मुल्ला का नाम FIR में पहले ही नंबर पर है। भोला घोष ने दावा किया है कि हादसे के वक्त अलीम ट्रक चला रहा था। पुलिस ने वाक़े के 11 दिन बाद अलीम को गिरफ्तार कर लिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल MLA हुमायूं कबीर ने अपनी सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया है। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है।
टीएमसी से मुअत्तल रुकन असेंबली का कहना है कि मगरबी बंगाल के लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और यूनियन का मतलब तरक्की है। और मगरबी बंगाल में SIR की समाअत शुरू होने से कबल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मीटिंग की। ये मीटिंग कोलकाता, शुमाली 24 परगना, जनूबी 24 परगना और हावड़ा के BLA के साथ हुई। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तृणमूल काउंसिलरों के अलावा आसपास की बल्दियात बशमूल दमदम और बुधान नगर के काउंसिलरों को भी मदऊ किया गया था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख नामों को हटाए जाने और 1 करोड़ 36 लाख वोटर्स के डेटा में तजादात पाए जाने के बाद SIR समाअतों को अहम समझा जाता है। इस सूरत हाल में ममता बनर्जी समाअत से पहले इस मीटिंग से अपना वोट बैंक महफूज करने की कोशिश कर रही हैं। मीटिंग में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने CEO के दफ्तर का नाम लिए बगैर इश्ताल अंगेज रिमार्क्स और ज़बान का इस्तेमाल किया और BJP के खिलाफ महाज खोलने की बात कही। मगरबी बंगाल में SIR पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ममता बनर्जी पहले इस अमल की मुखालफत कर रही हैं और अब तृणमूल के हामी BLA सड़कों पर निकल आए हैं। कोलकाता में TMC से वाबस्ता BLA की एक बड़ी तादाद को रियासती इलेक्शन कमीशन के CEO ऑफिस के बाहर एहतजाज करते देखा गया। इस दौरान CEO ऑफिस के बाहर बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने होम सेक्रेटरी को खत लिखकर मरकजी फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त की है। दरअसल नए इलेक्शन कमीशन इस अमल को शफाफ बनाने के लिए तकरीबन 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने जा रहा है, जिन्हें बुध को कोलकाता में तरबियत दी गई थी। काबिल जिक्र है कि कमीशन ने 1 करोड़ 36 लाख वोटर्स के डेटा की दोबारा जांच का भी हुक्म दिया है। मगरबी बंगाल की एक मशहूर बंगाली गुलकारा लगंजिता चक्रवर्ती को बंगाली भजन जागो माँ गाने पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। बंगाली गुलकारा ने इल्ज़ाम लगाया है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई और उन पर हमला भी किया गया। ये वाक़या मशरक़ी मिदनापुर के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया है। जैसे ही लगनजिता ने गाना ख़त्म किया, ऑर्गेनाइज़र महबूब मलिक ने कहा कि ई ना चलबे, कोई सेक्युलर गाना गाओ। Around 7:45, I was done singing my 7th number from my list, and this song is this song called Jagoma. So while I was talking, we suddenly saw that this man came running, not walking, but he came running towards the stage, and within a matter of seconds, he was up on stage, and he came up on stage with the intention of hitting me, or in plain words, he wanted to beat me up. And when Mehboob Malik realized that he really cannot beat me up because he's being pulled away, that's when he shouted and said that onek jagoma hoyeche, ebar ekটু secular ga। विकसित भारत जी राम जी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है। ये नया कानून तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को जल्द हकीकत बनाने में मदद दे सकता है। इस कानून से यह कानून मजदूरों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। बेहतर ज़रूरी सहूलियात से इस्तेफादा करेंगे मजदूर। रियासतें 60 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर सकती हैं। बुआई और कटाई के दौरान काम रोका जा सकता है। ज़राई काम के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी। काश्तकारी के अखराजात को कंट्रोल किया जाएगा। आबपाशी, ज़मीनी पानी और कसीर फसली सलाहियत में बेहतरी आएगी। कनेक्टिविटी और स्टोरेज की सहूलत भी बेहतर होगी। सैलाब और पानी के तहफ़्फ़ुज़ से फसलों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेश के शहर मेमनसिंह में 25 साला हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की हजूम के हाथों हलाकत के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदू मजहबी तंजीमों और अक़लियती ग्रुपों ने दारुल हुकूमत ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस वाक़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो मुलज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए फौरी इक़दामात करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जुमेरात को बांग्लादेश के मेमनसिंह नगर में हजूम ने 25 साला दीपू चंद्र दास को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। बांग्लादेश पुलिस ने इनकलाब मंच के तर्जुमान शरीफ उस्मान बिन हादी के कत्ल पर एक बयान जारी किया है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इकबाल मंच के में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इकबाल मंच के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल से अफरा तफरी का माहौल है। भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे मुल्क में सूरत हाल पर तशवीश बढ़ती जा रही है। उधर
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मुल्क की मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाया है। एक ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने आने वाले इंतखाबात के बारे में कहा, अवामी लीग के बगैर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं बल्कि ताजपोशी होगा। यूनुस बांग्लादेश के अवाम के एक वोट के बगैर हुकूमत करते हैं और अब वो एक ऐसी जमात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो 9 बार मुंतखब हो चुकी है। इसलिए अगर अवामी लीग पर यह पाबंदी जारी रही तो लाखों लोग मौसर तरीके से अपने वोट के हक से महरूम हो जाएंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।